ये कहानी है उन दर्जनों बच्चों की जिसे अभी अभी बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया है और वे सब एक कार में सवार हैं जिसका स्टीयरिंग उस व्यक्ति के हाथ में है जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर इन बच्चों को दास्तां से मुक्त कराया है। गुलामी में पैदा हुए ये बच्चे कभी आलू और प्याज के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। सो जब इन्हें केला खाने को दिया गया तो ये सारे बच्चे हैरान परेशान केले को देखकर कहते कि हमने तो ऐसा आलू और प्याज कभी देखा ही नहीं। कई बच्चे बिना छिलका उतारे ही केलों को चबा रहे थे। मासूम बच्चों की आंखों में ये परेशानी, झिझक और अज्ञानता इस बात की साक्षी हैं कि 21वीं सदी में भी बच्चों की किस्मत की कहानी गुलामी के लिपि में लिखे जा रहे हैं। फिर अचानक ही एक लड़की उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर वेदना भरी आवाज में चीखती हुई बोली, क्यों रे, तू पहले कौन आयो? यानी तुम पहले क्यों नहीं आए? जब आप इस लड़की के द्वारा कही गई इस कथन को महसूस करेंगे तो आपको कुबर बेचैन की वो पंक्तियां याद आएंगी। एक तरफ हम सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ते गए और दूजी ओर हिंसा का सबक पढ़ते गए। उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी फिर रुक गईं और इसके बाद बस नाखून ही बढ़ते गए। दोस्तों नमस्कार, मैं विप्लव कुमार गौतम। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंक एंड इनसाइट। आज के इस वीडियो में बात गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराए गए एक बच्ची देवली की कैलाश सत्यार्थी की लिखी हुई किताब तुम पहले क्यों नहीं आए के हवाले से। ये बात है साल 2004 की, जब दिल्ली में कैलाश सत्यार्थी के दफ्तर में एक महिला उनसे मिलने आई। वो हरियाणा के भिवानी जिले में एक पत्थर खदान में मजदूरी करती थी। एक रात वह अंधेरे में शौच जाने के बहाने वहां से भाग निकली, लेकिन उनका पति और सैकड़ों बच्चे वहीं गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे। उन सबको बहला फुसलाकर राजस्थान के जोधपुर जिले के अलग अलग गांव से वहां ले जाया गया था। उन सबको दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी और वो भी मुफ्त में। उन्हें कभी कोई मजदूरी नहीं दिया गया। गाली गलौज, मार पिटाई और यौन शोषण उनके हिस्से आता था सो अलग। इस महिला की बात सुनकर कैलाश सत्यार्थी ने उन सबको पत्थर खदान से बाहर निकालने की योजना बनाना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद ये पता चला कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के सांसद बेटे ने खदानों का छोटा सा हिस्सा बेनामी तौर से लीज पर ले रखा है। बाकी बहुत बड़े इलाके में गैर कानूनी तरीके से खुदाई की जा रही है। इन सब को देखते हुए कैलाश सत्यार्थी और उनके सहयोगियों को यह आभास हो चुका था कि प्रशासन से मदद की गुहार लगानी बेकार है। परिणाम स्वरूप कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के साथियों के साथ पत्थर खदान में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। छापेमारी की कार्रवाई से एक दिन पहले वो सारे लोग किसी छोटे से गेस्ट हाउस में रुकते हैं। शादी के बहाने से दो टैक्सियां किराए पर लेते हैं जिस पर रणवीर संगीता का बैनर चिपका दिया जाता है ताकि बाहर वाले लोगों को छापेमारी की भनक ना लगे। देर रात कैलाश सत्यार्थी अपने कार्यकर्ता के साथ खदान के नजदीक पहुंच गए। उन सबको ये मालूम था कि खदानों में मजदूरों पर नजर रखने वाला बंदूकधारी चौकीदार सुबह सुबह घंटे डेढ़ घंटे शौच करने के लिए अपने गांव जाता था। इसलिए सुबह 5 बजे छापेमारी की काम को अंजाम दिया गया। ठीक 4 बजे एक कार्यकर्ता ट्रक लेकर पहुंच गया। एक घंटा बाद ट्रक लेकर सभी लोग खदान में पहुंच गए और लगभग 40 लोगों को खदान से बाहर निकाल लिया गया। कुछ बच्चे कैलाश सत्यार्थी के कार में सवार थे। इन बच्चों का जिक्र करते हुए कैलाश सत्यार्थी लिखते हैं, साथ बैठे सभी बच्चों के कपड़े फटे और चिथड़े लगे हुए थे। उनमें से झांक रही सूखी हड्डियां और खाल पर चोटों के निशान मानव सभ्यता पर लगे गुलामी के दागों की तरह थे। जब इन बच्चों को गुलामी की जिंदगी से आजाद कराया गया तो ये लोग सहमे हुए थे। उन्हें यह लग रहा था कि कैलाश सत्यार्थी उनके दूसरे मालिक हैं, लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें समझा लिया गया कि वे मालिकों के चुंगल से आजाद हो चुके हैं। कुछ वक्त बाद कैलाश सत्यार्थी ने उन बच्चों को केला खाने को दिया, लेकिन ये बच्चे केले को हैरानी भरे नजरों से देखते रहे, जैसे मानो उनके सामने कोई अजूबा चीज लाकर रख दिया गया हो।
एक बच्ची जो कैलाश सत्यार्थी के बगल में बैठी थी बोली, यो प्याज तो हमने कोनी देखो, यानी ये प्याज तो हमने कभी देखा ही नहीं। कार में सवार एक लड़का केलों को छूकर धीरे से बुदबुदाया, हाँ यो तो आलू भी कोनी, यानी ये तो आलू भी नहीं है। इस घटना का जिक्र करते हुए कैलाश सत्यार्थी लिखते हैं, मैं इस वार्तालाप को सुनकर हक्का बक्का रह गया था। उन बच्चों ने पहले कभी प्याज और आलू के अलावा कुछ नहीं देखा था। केले तो नहीं ही देखे थे। मेरे बार बार पुचकारने पर कुछ बच्चों ने केले चबाने शुरू कर दिए थे। मैंने देखा कि वे सब बिना छिलका उतारे ही केलों को चबा रहे थे। उनमें से कुछ बच्चे केले गुटकने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ मुंह से निकालकर अपनी हथेलियों में छुपा रहे थे। मेरी उस नासमझी ने मुझे थोड़ी देर के लिए सैकड़ों साल पीछे ढकेल दिया था। छिलकर या बिना छीले केले खाने के बीच का फर्क जैसे गुलामी और आजादी के बीच का कई कई शताब्दियों का फासला था। कुछ वक्त बाद कैलाश सत्यार्थी के बगल में बैठी बच्ची ने अचानक जोर से कंधे पर अपना हाथ पटक कर लगभग चीखते हुए बोली, क्यों रे, तू पहले क्यों नहीं आयो, यानी तुम पहले क्यों नहीं आए। कौन थी ये बच्ची? इस बच्ची का नाम था देवली। देवली जिसका जन्म पत्थर खदान में ही एक गुलाम के रूप में हुआ था। देवली जिसके मासूम हाथों पर पत्थर तोड़ते वक्त लगने वाली चोटों के लिए कोई दवाई तो दूर, बांधने के लिए कपड़े का टुकड़ा तक मिलना मुश्किल होता था। देवली जिसका भाई कुछ साल पहले ही दवाई के अभाव में दम तोड़ चुका था। देवली जिसकी चाचा और पिता को एक रोज पत्थर खदान में बुरी तरह से पीटा गया और उन्हें जलती हुई बीड़ी से दाग दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी औरतों पर हो रही पाशविकता से तंग आकर निकल भागने की कोशिश की थी। देवली जो महज 8 साल की उम्र में एक पूरा नरक भोग चुकी थी। तुम पहले क्यों नहीं आए? देवली का यह प्रश्न सिर्फ कैलाश सत्यार्थी से ही नहीं था, किंतु उन तमाम लोगों के लिए भी था जो धर्म, संविधान, कानून, मानवाधिकार, आजादी, बचपन, समता, न्याय जैसी बातें किया करते हैं। अगर हम बात पत्थर खदानों की करें तो इसमें लगभग 50 लाख मजदूर काम करते हैं, जिसमें लाखों बाल मजदूर हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि कानूनी तौर पर देवली जैसे बच्चों और उनके माता पिताओं का कहीं कोई अस्तित्व तक नहीं होता। देवली और उन सभी बच्चों को खदान से आजाद करवाने के बाद कैलाश सत्यार्थी द्वारा संचालित राजस्थान के बाल आश्रम में लाया गया। उनके अंदर घुसते ही आश्रम के किसी बच्चे ने कमरे की बिजली जलाने के लिए स्विच दबाए। बल्ब के जलते ही सारे पुरुष, बच्चे और स्त्रियां जोर से चीखने लगे, भागो भूत आया, भागो भूत आया। दरअसल गुलामी में जिंदगी बिताकर लौटने वाले लोगों ने कभी बिजली जलती हुई नहीं देखी थी। 2 दिनों के बाद इन सभी बच्चों को जोधपुर पहुंचा दिया गया। सिर्फ देवली और उसकी सहेली मंजू को रोक लिया गया, क्योंकि उन लोगों ने आश्रम में रहकर पढ़ने की इच्छा जताई थी। देवली दिल्ली के बालिका आश्रम में पढ़ाई करने लगी। एक बार दिल्ली के मुक्ति आश्रम में बाल नेताओं की एक सभा हो रही थी। मुक्ति आश्रम दिल्ली में है, जिसे कैलाश सत्यार्थी के द्वारा संचालित किया जाता है। इस सभा में ऐसे कई बाल नेताओं की मौजूदगी थी जिन्होंने अपने अपने गांव में कई बच्चों को बाल मजदूरी और बाल विवाह से मुक्त कराकर स्कूलों में दाखिला करवाया था, और ये सारे लोग अपने अपने संघर्ष और सफलताओं के किस्से सुना रही थी। ऐसे ही एक बाल नेता थी रजिया, जिसने बाल पंचायत के दूसरे बच्चों की मदद से 27 बच्चों को मजदूरी से छुड़वाकर स्कूल में दाखिला करवाया था। गांव के सरकारी स्कूल में हो रहे भ्रष्टाचार का भी पर्दाफाश किया था। देवली मन ही मन रजिया से चिढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई कहानी नहीं थी। लेकिन वक्त रहते उसे ये समझ आ गया था कि सम्मान केवल अपने बारे में सोचने से नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचने और उनकी इज्जत करने से मिलता है। एक बार देवली जब अपने गांव में थी, तभी जमीन विभाग के कुछ कर्मचारी और पुलिस वाले वहां आ धमके। ये लोग देवली और उसके गांव वालों से उनकी पहचान के सबूत और जमीन से संबंधित दस्तावेज मांग रहे थे। गुलामी में पैदा होकर बड़े हुए उन लोगों के पास इस तरह का कोई दस्तावेज नहीं था।
जब सरकारी कर्मचारी उन लोगों को जमीन खाली कराने की बात करने लगे तो देवली और उसके गांव वाले बचपन बचाओ आंदोलन के साथ, जिसका नेतृत्व कैलाश सत्यार्थी करते हैं, जोधपुर में जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे। कई नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता भी उनके पक्ष में आने लगे। परिणाम स्वरूप कलेक्टर ने मजदूरों का आवेदन लेकर अफसरों को ये आदेश दिए कि गांव में जाकर उन्हें जमीनों से बेदखल करने की कोशिश ना करे। इस घटना का देवली पर गहरा असर हुआ। वो कैलाश सत्यार्थी से बोली, यह सही है कि जब तक सब लोग मिलजुल कर एक दूसरे के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। साल 2009 के सितंबर महीने में न्यूयॉर्क में क्लास ऑफ 2015 नाम का एक कार्यक्रम आयोजित कराया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था साल 2015 तक सबके लिए शिक्षा देने के वायदे को पूरा करने के लिए दुनिया की सरकारों को प्रेरित करना। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे कैलाश सत्यार्थी। इस कार्यक्रम में देवली को भी शिक्षा के अधिकार पर बोलने का न्योता दिया गया था। देवली ने अपनी भाषण में कहा, जब से होश संभाला तब से 8 साल की उम्र तक पहाड़ों में पत्थर तोड़ती रही थी। मैं नहीं जानती थी कि स्कूल किस चिड़िया का नाम है। कभी किताब, कागज या पेंसिल तक नहीं देखी थी। आजाद होने के बाद मुझे पता चला कि पढ़ाई लिखाई क्या होती है। अब मैं जानती हूँ कि शिक्षा ही जिंदगी की रोशनी है। शिक्षा ही हर तरह की ताकत की चाबी है। मेरे जैसे गरीब आदिवासी लड़की ने साल भर पहले कसम खाई थी कि अपने बस्ती के एक भी बच्चे को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। सभी का स्कूल में दाखिला करा कर ही दम लूंगी। आज सारी की सारी 32 लड़कियां और लड़के स्कूल में जाते हैं। वे पहले मजदूरी करने जाते थे या फालतू घूमते रहते थे। मैंने उनके माँ बाप से पैसा इकट्ठा करके पहले एक टीचर का इंतजाम किया था, मगर अब गांव में सरकारी टीचर आने लगी हैं। बताइए, जब मैं एक छोटी बच्ची होकर यह कर सकती हूँ तो आप सब मिलकर दुनिया के सभी बच्चों को बाल मजदूरी से क्यों नहीं हटा सकते? उनकी पढ़ाई की व्यवस्था क्यों नहीं करा सकते? उसके इस भाषण के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में सभी लोग खड़े होकर बड़े देर तक तालियां बजाते रहे थे। ब्रिटेन के तत्कालीन शिक्षा मंत्री गॉर्डन ब्राउन और जॉर्डन की रानी ने आगे बढ़कर देवली को गले से लगा लिया था। देवली और अफ्रीका में बाल मजदूरी से मुक्त हुई एक किशोरी अब लावी ने कंप्यूटरीकृत स्क्रीन पर हस्ताक्षर करके क्लास ऑफ 2015 अभियान का श्री गणेश किया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर में बच्चों की शिक्षा को लेकर $450 मिलियन की राशि खर्च करने की घोषणा भी की गई। गुलामी में पैदा हुई देवली अब 2 बच्चों की मां है। दोस्तों, ये सिर्फ देवली की कहानी नहीं है, ये उन तमाम लोगों की कहानी है जो गुलामी करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जो आज भी खुले हवा और पौष्टिक आहार के लिए तरसते हैं। ये उन लाखों बच्चों की कहानी है जिनके हाथों से कलम और किताब छीनकर गुलामी का ठप्पा लगा दिया जाता है। जिन होठों पर तबस्सुम होना चाहिए, उन होठों पर बेबसी भरी सन्नाटा अटखेलियां करती हैं। ये कहानी है 21वीं सदी की, जहां हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते हैं, लिबरल वैल्यूज की बात करते हैं। दोस्तों, मैं उस उम्मीद के साथ विदा लेता हूं। आप विचार करेंगे इन मुद्दों पर और वक्त बेवक्त जरूरतमंदों की सेवा भी। बहुत बहुत शुक्रिया।